अपने मुंगेली जिला संवाद के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र में है और हमारे साथ इस समय सभागार में वो शख्स मौजूद है जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 छत्तीसगढ़ का चुनाव एक दुखद सपने के तौर पर था। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जनता उन्हें इस कदर अपदस्थ कर देगी। हताशा के उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले एक शख्स को याद किया, उसका नाम अरुण साहब था। अरुण साहब जो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको बतौर प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी और पार्टी के भरोसे को अरुण साहब ने कायम रखा। जब दिसंबर 2023 में परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत अपने नेतृत्व में हासिल करके दिलाई। ये तो एक उपलब्धि है, पर इसके साथ साथ दूसरी उपलब्धि ये रही कि जिस मुंगेली विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी 2018 में तकरीबन 22,000 वोटों से हारी थी, उसी मुंगेली विधानसभा को दुगने से भी ज्यादा वोटों से जिताने में अरुण साहब जी ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र से कामयाबी हासिल की और लोरमी के विधायक के तौर पर वह सदन में पहुंचे। उम्मीदें तो उनके संदर्भ में संचल को और भी ज्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी ने आधी उम्मीद पूरी की और अरुण साहब जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो अरुण साहब जी क्षेत्र की उम्मीद पूरी की थी, पार्टी ने आधे पे छोड़ा। ये आधे पे छोड़े हुए में कितना चल पा रहा है? सबसे पहले तो मैं देश के प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का मुंगेली की इस पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब जिनके कार्यक्रम को देखने के लिए बेताब रहते हैं, कैसी तैयारी करके एक पत्रकार मीडिया में बैठते हैं और अच्छे अच्छों को जो निरुत्तर कर देते हैं, ये हम सब ने देखा है। ऐसे देश के ख्याति लब्ध पत्रकार मुंगेली में आए हैं, ये मुंगेली के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं मुंगेली वासियों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। हरिभूमि और INH की पूरी टीम का मैं मुंगेली में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुंगेली वो धरती है जहां की मिट्टी से मैंने खेला है, जहां से मुझे शिक्षा और संस्कार मिले हैं और ऐसी ये धरती है। बड़े बड़े राजनेता मुंगेली से हुए हैं, जिन्होंने देश और प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया है, जिनका बड़ा नाम मध्य प्रदेश में और देश में हुआ करता था। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे नेताओं का सानिध्य, आशीर्वाद और संस्कार मुझे मिले और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। जिस प्रश्न को आपने पूछा है, ये मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि आज उप मुख्यमंत्री के रूप में एक छोटा कार्यकर्ता, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, मैं युवा मोर्चा में काम करता था, तो कभी मेरे जेहन में भी नहीं आया कि मैं कभी विधायक बनूंगा क्या, मुझे सांसद बनना है क्या, उप मुख्यमंत्री और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। मैं एक काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना और काम करते हुए एक छोटे कार्यकर्ता को मुंगेली के वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा 1990 से शुरू करने वाले एक कार्यकर्ता आज उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, तो मेरी पार्टी ने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ दिया है। उस कार्यकर्ता को सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो केवल काम पर भरोसा करता हूं, जो जिम्मेदारी मेरे सामने है उसको कितनी ईमानदारी और क्षमता से निभा सकता हूं, और अभी भी मैं वही काम कर रहा हूं। आपने सही कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली वो चुनौतियों का समय था। जिस प्रकार से वातावरण कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया हुआ था और 75 पार के नारे लगा रहे थे, और पूरा देश उस नारे से प्रभावित दिखता था कहीं न कहीं जी। और उस विपरीत हवा के समय में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और जब मैं लोगों से, मीडिया के लोगों से कहता था कि 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, तो मुझ पर हंसते थे ये क्या बात कर रहा है। अब बोले प्रदेश अध्यक्ष है तो बोलना पड़ेगा। और जब मतदान हुआ, एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई, एग्जिट पोल में हम थोड़े से पीछे थे, तो मैंने बोला कि ये एग्जिट पोल से और आगे जाएगा, हम यहां तक जाने वाले हैं और 23 में कमल खिलेगा ही। जब एग्जिट पोल आया तब फिर मेरी बातों को आपके साथियों ने थोड़ी गंभीरता से ली, नजदीक तो पहुंच गए हैं और बोले अरुण साहु जी का कॉन्फिडेंस तो अभी भी लग रहा है। और मुझे पूरा भरोसा था जी, क्योंकि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के नब्ज को समझना एक गांव और छत्तीसगढ़ के संस्कारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। वास्तव में वो 5 साल, अभी हेमंत गोस्वामी जी कह रहे थे जी, 3 साल तो बंटवारा में चला गया, पता नहीं क्या क्या बंटवारा कर रहे थे और कोरोना में चला गया दूसरा 5 साल। वास्तव में सत्ता में बैठे हुए लोगों के नियत पर सरकार चलती है, उसकी योजनाएं आती हैं। मैं आपसे उदाहरण देके बोलता हूं, क्या गरीबों के घर में शौचालय हो 2014 से पहले उसकी जरूरत नहीं थी क्या? क्या हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचे, इसकी जरूरत 2014 से पहले नहीं थी क्या? ऐसी योजनाएं, मैं ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, क्या ये 2014 से पहले नहीं सोचा जा सकता था? लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग यदि विकास की सोच हो, जन कल्याण की सोच हो, तो आपकी योजनाएं ऐसी बनती है। 2000 में जब सरकार बनी, मजबूत नींव रखने की आवश्यकता थी। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना भी ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है, जन कल्याण और विकास, इसका ही नतीजा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था मैं अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो केवल और केवल अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दृढ़ संकल्पी थे, राष्ट्रवादी थे, जनता और जन कल्याण को समर्पित थे, इसलिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना, भले छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी। दूसरा राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ बनाता ही नहीं, क्योंकि जन कल्याण और विकास की सोच नहीं है। और आज यदि वही छत्तीसगढ़ 2000 से पहले क्या हालात थे छत्तीसगढ़ के, क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, विकास से कोसों दूर। आज एक एक गांव का नक्शा बदल गया है, गांव में क्या क्या नहीं पहुंचा है। मैं भी गांव का व्यक्ति हूं, स्कूल जाता था, माड़ी भर जांग भर कीचड़ रहता था, बरसात में निकलना मुश्किल होता था। कैसे निकलते थे स्कूल जाने के लिए? आज शायद ही ऐसा कोई गांव बचा होगा। 100% गांव में विद्युतीकरण का काम हुआ है। ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के कारण हुआ है। ये सोच का अंतर है। आप बहाने नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ की जनता सीधी साधी, भोली भाली जरूर है, लेकिन उसे आप बहका नहीं सकते, बहला नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, आपने बताया कि जो भी गांव से ताल्लुक रखेगा, ग्रामीण जनता से ताल्लुक रखेगा, वो समझ जाएगा। जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, वो भूपेश बघेल भी बताते हैं कि गांव से बहुत जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं तो पूछता था, जब इवन मतदान के बाद भी लोग जब दावा करते थे कि नहीं कांग्रेस रिपीट हो रही है जी,
तो मैं दावा करता था, मैं बोला चलिए आप कोई गांव चुनिए, उस गांव में चलते हैं, उस गांव के लोगों से पूछेंगे कि 5 साल में इस गांव में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। एक सिंगल भी कोई काम बता देगा वो गांव वाला तो मैं जान जाऊंगा, बोला। अब जब उस गांव में कोई काम हुआ नहीं है तो केवल 75 पार कहने से तो वोट नहीं मिलेगा। तो 5 साल की भूपेश सरकार, 2 साल की साय सरकार, क्या कहते हैं अरुण साहब जी, कहां खड़े हैं आप? मेरा तो गर्व से सर ऊंचा होता है जी। यदि इन 2 सालों में 26 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करके उनका आवास बना रहे हैं, इससे बड़े सेवा का काम नहीं हो सकता है। यदि 90 लाख महतारियों को हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं, आप कैसी वो सरकार। अच्छा, सरकार होती किसके लिए है? गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आपने प्रधानमंत्री आवास रोक दिया। गरीब के लिए सरकार होती है, आपने गरीबों को पक्का मकान से 5 साल वंचित किया। ऐसी सरकार को कौन दोबारा बनाएगा? और यदि 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में आज घर बैठे पैसा जा रहा, वो दिन भी याद करने की आवश्यकता है जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपए मैं दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है व्यक्ति तक। और आज यदि दिल्ली से पैसा निकले, रायपुर से निकले, जितना निकलता है 5 नया पैसा नहीं कटता है। ये सोच सोच के फर्क को बताता है जो दिख रहा है आज धरातल पे। और आज देश विकास की दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपसे एक और बात कहता हूं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। पिछली सरकार में, इस सरकार में यदि हम बजट के बारे में विचार करें, पिछली सरकार किसानों को लेकर या अन्य जो योजनाएं चलाती थी, लगभग 10,000 करोड़ रुपए बजट से जाते थे। जी। आज 35 करोड़ रुपए दे रहे हैं हम किसानों को, महतारी वंदन का, भूमिहीन लोगों को 35,000 करोड़। उसके बाद भी आज विकास की रफ्तार रुकी नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां विकास के काम नहीं होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पर आपको सड़क बनता हुआ ना दिखे। विकास भी हो रहा है, जन कल्याण भी हो रहा है। ये आपके सरकार के सुशासन का परिणाम है। आपकी अर्थव्यवस्था, अर्थनीति कैसी मजबूत है, उसके कारण से आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो फिर ये बीच में अफीम का कारोबार क्यों हो रहा है अरुण भाई? फिर ये बीच में अफीम का कारोबार क्यों हो रहा है? विधानसभा की डिबेट आपने सुनी होगी तो आपको पता चला होगा जी। और ये वो जो 5 साल में नशे का कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ में फैला था जी, घर घर शराब बेच रहे थे, ये उसका परिणाम है। और वो अफीम की खेती तब से चल रही थी जी। अफीम की खेती 2 दिन में तो पैदा नहीं हुई जी। और सरकार का इकबाल देखिए, किसी ने हमारे पास शिकायत करने कोई नहीं आया जी। मुखबिर से सूचना मिली कि ऐसा हो रहा है और तुरंत कार्यवाही हुई। और क्या क्या कार्यवाहियां हुई है ये आपने देखा है। ये वो सरकार नहीं है कि अपराधियों को संरक्षण दे। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार भी पूरी ताकत से काम कर रही है, राज्य सरकार ने भी इतनी बड़ी कार्यवाहियां की है, वो आंकड़े आपके सामने हैं। कितने गांजा हमने जब्त किए और उनको डिसमेंटल किया, डिस्पोज ऑफ किया। हमें 2 हिस्सों में बात करनी है आपसे। एक तो इतने महत्वपूर्ण महकमे आपको मिले हुए हैं, इस पर भी बात करनी है, पर उससे ज्यादा बात हमें मुंगेली जिले में करनी है, क्योंकि हम मुंगेली जिले में बैठे। ये 2023 में आपके खिलाफ क्या साजिश थी भाई? भाई आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे। प्रदेशाध्यक्ष को तो सुरक्षित क्षेत्र से लड़ाया जाता है ना चुनाव, कि भाई पूरे प्रदेश में लड़ाना है। एक ऐसी सीट आपको दी गई जहां पिछली बार 22,000 से निपटे थे, उससे पहले भी कितनी बार भाजपा निपट रही थी। अपवा स्वरूप एक बार तोखा जी जीते थे। ये कौन था जो अरुण साहब को निपटाने में लगा था कि लोरमी से लड़ेंगे अरुण साहब? देखिए, मैं आपसे कहूं तो मैंने पार्टी पर ही छोड़ा था कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये पार्टी तय करे। मुझे किस सीट से लड़ाना है
पार्टी मुझे जहां आदेश करेगी मैं वहां जाकर चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने पार्टी के नेताओं से कहा था। पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि लोरमी जाके लड़ना है, मैं लोरमी से लड़ा और लोरमी की जनता और कार्यकर्ताओं ने जो आशीर्वाद दिया जी, इतिहास बन गया। लोरमी के लिए इतिहास बन गया। 46 लाख वोटों से लोरमी की जनता ने जिताया। नहीं, आपको इतिहास रचने के लिए भेजा गया था या आप इतिहास बन जाओ इसके लिए भेजा गया था? देखिए, मुझे 40 लाख वोटों से 40,000 40,000 जी। वोटों से जीता था। जी जी। तो आपने बताया नहीं अरुण भाई, आपको लोरमी इतिहास बनने के लिए भेजा गया था या इतिहास बनाने के लिए भेजा गया था? देखिए, जैसे सेना का सिपाही होता है, जी वो तो चाहता है कि उसको कठिन से कठिन डगर का काम दिया जाए, वो करे अपने शौर्य का। अरे आप सिपाही थोड़ी सेनापति थे भाई। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूं, सिपाही हूं। पार्टी ने मुझे भेजा और वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, जनता ने आशीर्वाद दिया और इतिहास बनाया। तो इतिहास तो बना दिया, उसकी कीमत कैसे चुका रहे हैं अरुण साहब? लोरमी मुंगेली के लिए क्या कर रहे हैं? जिस वार्ड से निकलकर आप यहां तक पहुंच गए वो मुंगेली जी, है, जिसने प्रतिकूल परिचय दिया वो लोरमी है। मुंगेली अरुण साहब तो अध्यक्ष भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, जलवा भी बना। मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लगातार काम मिल रहा है और विकास तो सतत प्रक्रिया है, वो कभी कंप्लीट होता नहीं है। और मुंगेली की जो लंबित सारी मांगे थी, आज भी मैं कमिट करता हूं। और बीच में जब लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, ऐसे काम होते हैं। आदरणीय अनिल सोनी जी बैठे हैं, एक लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में बैठे थे। अनिल भैया ने कहा, अरुण भाई आगर क्लब मैदान में कार्यक्रम था, ये भवन जर्जर हो गया है। मैं बोला, भैया आज उसका भूमि पूजन किए हैं। मतलब मैं तो बहुत सारी चीजें खुद अपनी सोच से जो आवश्यकता महसूस करता हूं उसकी स्वीकृति दे देता हूं, बुलाता हूं, इसका प्रस्ताव भेजो, स्वीकृत करो। मुंगेली के वर्षों पुराना कार्यालय भवन है, नया कार्यालय चाहिए, मैंने बोला स्वीकृत कर लो। नालंदा परिषद स्वीकृत हुआ है। ऐसे बड़े बड़े काम, और काम पूरा करते जाएं, काम को कोई कमी नहीं होगी। मुंगेली के लोग जो मांगेंगे वो सब मेरे अधिकार क्षेत्र की सारी बातें उन्हें मिलेगी। अच्छा, मुंगेली के लोग जो मांगेंगे सब अरुण साहब जी करने को तैयार हैं। तो ये शुक्ला जी भी तो लोरमी के ही, मुंगेली के ही है ना नगर पालिका अध्यक्ष, वो अपनी पीआईसी के लिए बड़ी गुहार कर रहे हैं। कब दे देंगे अरुण साहब जी? देखिए, वो उन्होंने खुद बताया कि वो पीआईसी बनाए, जिनको बनाया उनको इस्तीफा दे दिया। जी, गठन तो पूरा हुआ नहीं, मुझे ऐसा मालूम है। मैं पूरी तह तक नहीं गया हूं, क्योंकि मैं, पर आप मुंगेली को ऐसे कैसे छोड़ दोगे? जो मेरा काम है, जो मैं कर सकता हूं, तो ये पीआईसी का गठन करने का काम नगर पालिका अध्यक्ष का जी। है। मेरा काम है लोरमी के, मुंगेली के विकास के लिए जो सहयोग चाहिए वो दूं, वो मैं कर रहा हूं। उसमें आज भी कोई रोक नहीं है। एक लोरमी नगर पालिका अध्यक्ष है, वो बता रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पाता, उससे पहले काम हो जाता है। एक मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष है जो बोल रहा है मेरा पीआईसी नहीं बन पाता। ये खाली नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, वहां के आप सीएमओ से भी पूछेंगे। जब वो सीएमओ आए तो मैंने कहा एक बार पूरे शहर को समझ लो, शहर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या कर सकते हैं देख लो। तो वो जो देखने समझने के बाद जो वो प्रस्ताव लेके आए, उसमें से 90% काम स्वीकृत हो चुके थे जी। और मैंने आपसे बताया कि मैं मांगने पर कुछ करूं, ये मेरा कभी स्वभाव नहीं है। मैं अपने से, कल्पना से, अपने अनुभव से आवश्यकता महसूस करता हूं कि यहां ये होना चाहिए और उसके लिए मैं आगे बढ़कर करता हूं। तो अरुण साहब जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भाई मुंगेली नगर पालिका की पीआईसी बन जानी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। स्मूथ काम कार्रवाई करना है तो बिना पीआईसी के अध्यक्ष कैसे काम करेगा? तो अरुण साहब जैसा इकबाल वाला जनप्रतिनिधि मौजूद है, कब तक उम्मीद करते हैं कि आपके इशारे पीआईसी का गठन करा देंगे? ये तो उनका अधिकार है, मेरा काम नहीं है। ये अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष का काम है। अरुण भाई अपने आप को इतना असहाय कब से मानने लगे? मैं अध्यक्ष का काम थोड़ी करने लगूंगा। वो हमारे साथ में पिछले सत्र में जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैठे थे,
वो भाजपा की टिकटें फाइनल कर दे रहे थे। आप उप मुख्यमंत्री हैं, एक पीआईसी के संदर्भ में असहाय बता रहे हैं अपने आप को। वही आप लेकिन जो जिसके अधिकार क्षेत्र का काम है, नगर पालिका के अध्यक्ष का काम नगर पालिका अध्यक्ष को करना पड़ेगा। ये उनका काम है, ये उनका अधिकार भी है और उनका दायित्व भी है जी। लेकिन उसे मंजूरी क्या है, वो आपके अधिकार क्षेत्र में जो सीएमओ आता है ना, उन्हें मंजूरी देनी होती है। इतने नीचे तक जाकर कहीं पर भी कोई इंटरफेयर नहीं करता हूं, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं केवल ये देखता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और वो करता हूं। तो यहाँ की नदी है, अगर उसका पुनर्जीवन तो अरुण साहब के सोच में आता होगा। अरुण साहब जी की निगाह में यहाँ के आसपास के संदर्भ में कृषि महाविद्यालय अभी भी बिलासपुर से चल रहा है, वो भी जहन में आता होगा। इन सब पर आपकी दृष्टि कब जा रही है अरुण भाई? देखिए, उन सब कामों पर हमारा ध्यान है। जमीन को लेकर के कुछ विषय था कृषि महाविद्यालय का, वो अब अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। अगर मतलब आप अगले चुनाव में जाएंगे उससे पहले कृषि महाविद्यालय मिल जाएगा लोरवी को? मैं उम्मीद तो करता हूं कि ये हो जाएगा। जमीन को लेकर के कहीं ना कहीं इशू जो स्थान चयन होता है, प्रस्तावित होता है, उसको लेकर विषय आया है, पर मैंने कहा है कि बहुत जल्दी करें। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, कलेक्टर भी हमारे उस पर बहुत रुचि रखते हैं, लगातार कहा है। नालंदा परिसर, मुंगेली नगर पालिका का कार्यालय, ऑडिटोरियम का काम, ऐसे ही लोरमी का काम, इन सब कामों की दिशा में लगातार हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समय में मेरा सौभाग्य है कि नगर पालिका के नगर पंचायत के रूप में लोरमी और जरहा गांव और बरेला का गठन हुआ, उनको भी काम मिल रहा है। जो जिले के नगरीय निकाय हैं उनको 2 सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि गई है और पीडब्ल्यूडी से 1000 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हो चुकी है मुंगेली जिले में, और आने वाले समय में और भी 1500 करोड़ से ज्यादा अकेले मुंगेली जिले को अरुण साहब अपने विभागों से दे चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अरुण साहब जी के सम्मान के लिए। देखिए, इच्छा शक्ति की बात है, अच्छा काम करें, तेज गति से आगे बढ़ें। काम स्वीकृत करते समय मैं इस बात को भी ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं कि इसकी उपयोगिता कितनी है, ये कैसे संचालित होगा, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विकास के काम लगातार स्वीकृत हो रहे हैं। और मैं अभी भी बोलता हूं कि आज छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मुंगेली जिला भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला भी विकसित जिला के रूप में बनेगा। मुंगेली को जिला हमने बनाया है, तो मुंगेली को विकास की दिशा में भी हम लेकर जाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी एक प्रभावी भूमिका होगी। तो अब आखिरी के 2 छोटे सवाल हैं और निजी सवाल है अरुण भाई। किससे दोस्ती अच्छी चल रही है आपकी? 4 नाम है सबसे गहरी दोस्ती। पुन्नूलाल मोहले जी, तोखन साहू जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी। संबंध किससे सबसे गहरे हैं? देखिए, तोखन साहू जी हम लोग साथ साथ कॉलेज पढ़े हैं, एक साथ बचपन में रहे हैं, मित्र हैं। आज जिस विधानसभा के वो विधायक रहे, वहां के मैं विधायक हूं जी। जिस लोकसभा का मैं सांसद था, आज वो लोकसभा के सांसद हैं। मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, सहयोग से विभाग भी मिलता जुलता है। जहां तक मोहले जी का बात है, मेरे पिताजी के साथी रहे हैं, बचपन से मेरे घर में वो आते रहे हैं। जब पहली बार विधायक बने तब भी मुंगेली में कहीं और नहीं, केवल मेरे घर में आकर बैठते थे और ज्यादा जान पहचान मुंगेली में थी नहीं, और तब से मेरे अभिभावक के जैसे रहे हैं और आज भी उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता है। जहां तक आपने भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी से कहा कि वो प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक रूप से जो शिष्टाचारिक संबंध है वैसा ही संबंध है।
आप उप मुख्यमंत्री हो लिए सरकार में, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए भाजपा के, उनके मुकाबले अभी भी छोटे से कार्यकर्ता हैं वाकई। आज जी बिल्कुल, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदारी में जरूर उप मुख्यमंत्री का हूं और उस रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, लेकिन हूं मैं छोटा कार्यकर्ता। चलिए आखिरी सवाल, भूपेश बघेल के फिर मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना देख रहे हैं अरुण साहब जी, जिनको अध्यक्ष रहते हुए आपने मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया? छत्तीसगढ़ में तो कभी कांग्रेस का, चाहे भूपेश बघेल जी हो और कोई हो, छत्तीसगढ़ में आने वाले अनेक सालों तक तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो ये अरुण साहब जी का भरोसा है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आने वाले लंबे समय तक भाजपा का ही रहेगा। मुंगेली जिले के संदर्भ में उनका वादा है कि विकास कार्यों की दृष्टि से कोई राशि की कमी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अरुण साहब जी के लिए, जिन्हें तुरंत असम दौरे पर निकलना है, पर उन्होंने समय दिया। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।